चालू कर रहे हैं। पिछले क्लास में अपन ने क्या देखा था, अपन सब कुछ देख चुके थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लिया था, ठीक है, कैसे हुआ, बेस उससे पहले देख लिया था, किस तरीके से चालू हुआ, सब कुछ देख चुके हैं। फिर गवर्नमेंट ने उस पर रिएक्शन क्या दिया वो भी अपन ने देख लिया है। तो अब अपन चालू कर रहे हैं। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि कौन पार्टिसिपेंट्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स के क्या रिएक्शन थे नॉन कॉपरेशन की तरफ। अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ किन किन लोगों ने पार्ट लिया और उनके क्या रिएक्शंस थे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। ठीक है, तो कौन लोग थे जिन्होंने पार्ट लिया। बेसिकली सबसे पहले तो अपने अगर कंट्री साइड की बात करें, सबसे पहले कंट्री साइड देख लेते हैं। तो अगर कंट्री साइड की बात करें तो देखो, नॉन कॉपरेशन में भी सिविल डिसोबीडियंस में भी जो कंट्री साइड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन से, एक तो अपने रिच फार्मर्स, रिच लैंडलॉर्ड जो कि दूसरों को ज़मीन देते हैं, दूसरों से रेंट लेते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, सेठ जिनको बोलते हैं वो। और दूसरे कौन है, अपने पुअर फार्मर्स, ठीक है, जो इनके अंडर काम करते हैं या फिर इनकी छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं या फिर ये दूसरों से ज़मीन लेके छोटा छोटा काम करते हैं बेसिकली। तो ये दो कैटेगरी कहाँ पे, कंट्री साइड में। तो अभी अपन इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। कंट्री साइड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। और ये अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं रिच फार्मर्स के बारे में, कि जो रिच फार्मर्स थे वो बेसिकली सिविल, उनका मतलब क्या था सिविल डिसोबीडियंस। अपन ने नॉन कॉपरेशन में भी देखा था कि इंडिपेंडेंस से ज़्यादा लोगों को अपने से मतलब होता था कि हमारी क्या चीज़, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या मिलने वाला है। उसी तरह से रिच फार्मर्स की ये मैंने इस टाइम पर बताया कि ये जो समय चल रहा है इसमें हो ये रहा है कि बहुत मंदी चल रही है पूरी दुनिया में, ठीक है। पूरी दुनिया के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही स्लो डाउन हो चुके हैं, उनको बहुत ही लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो अब ऐसे टाइम पे जब डिमांड इतनी कम है चीज़ों की, तो ये जो रिच फार्मर्स हैं इनको बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन इनको जो रेवेन्यू देने हैं ब्रिटिशर्स को वो उतने ही है, जो टैक्स देने हैं ब्रिटिशर्स को वो उतने ही है। तो इन टैक्सेस के वजह से जो ये लोग चाहते हैं, इन्होंने ब्रिटिशर से क्या बोला कि ये जो टैक्सेस हैं ये कम कर दिए जाएँ, ये टैक्सेस नहीं होने चाहिए क्योंकि अभी सिचुएशन ख़राब है, तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, या तो कम कर दो, इसको जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से कर दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी ये बात, तो इन्होंने सोचा कि चलो ऐसे तो ब्रिटिशर्स सुनेंगे नहीं, तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ देना चालू कर दिया। क्यों? ताकि हमको टैक्स ना पे करना पड़े। उनकी डिमांड क्या थी बेसिकली कि इनको बहुत हाई रेवेन्यू पे करना पड़ा था, हमको कम रेवेन्यू पे करना है, हमको कम टैक्स पे करना है, ये इनकी डिमांड थी। किसकी? रिच फार्मर्स की, ठीक है। ये रिच फार्मर्स के बारे में था। और पुअर पीजेंट्स क्यों परेशान थे? पुअर पीजेंट क्यों परेशान थे?
पुअर पीजेंट्स थोड़े अलग है रिच फार्मर्स से। अपन को एक बात समझनी है, ये जो रिच फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्होंने जब पार्ट लिया किसमें, अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो ये पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। तो ये एक तरीके से फंड्स देते थे किसको, कांग्रेस को, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ करनी है तो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो फंड्स देते थे किसको, कांग्रेस को। कौन, रिच फार्मर्स। ये पुअर पीजेंट जो थे ये खुद को नहीं पाल सकते थे, तो फंड्स क्या देंगे इनको, ये इनको किसको रेंट देना पड़ता था, इनको देना पड़ता था। पुअर पीजेंट्स को रेंट किसको देना पड़ता था, रिच फार्मर्स को रेंट देना पड़ता था। तो इस वजह से ये लोग क्या चाहते थे, ये इन लोग की भी प्रॉब्लम हो रही थी, इन लोग के लिए भी महंगाई बढ़ रही थी, तो इन्होंने बोला कि हमें रेंट नहीं देना, हमें रेंट नहीं देना। और अभी तक हमने जितने रेंट नहीं पे किए हैं अपने, क्योंकि ये ज़मीन लेके रखते थे अपनी, मतलब खुद की ज़मीन होती नहीं थी इनके पास, ये इनकी ज़मीन लेके रखते थे। अब जब इनकी ज़मीन लेके रखते थे तो इनका कहना था कि हमें रेंट नहीं देना, और जितनी रेंट अभी तक हमने नहीं चुकाई है हम वो भी नहीं चुका पाएंगे, ठीक है, हमारे बस की नहीं है तो हम वो भी नहीं देंगे। तो ये किसकी डिमांड थी, पुअर पीजेंट की। नाउ ये लोग इस मतलब से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े थे, ताकि ये इन लोगों को इन्हें रेंट ना देना पड़े, रेंट, और मतलब यही बात थी। तो जो कांग्रेस थे उनको पैसे किधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे। तो जो कांग्रेस थे वो पुअर पीजेंट्स के साथ इतने वो नहीं थे, मतलब उनको इतनी खुशी नहीं थी पुअर पीजेंट्स के मिलने से। क्यों, और ना इनकी डिमांड से उनको कोई ज़्यादा मतलब था। क्यों नहीं था, तो सबसे पहले तो इनकी जो डिमांड थी वो इन लोगों को नाखुश कर रही थी, इनकी जो डिमांड थी वो इन लोगों को नाखुश कर रही थी। और ये लोग जो हैं पैसे देते हैं, कांग्रेस पार्टी को पैसे देते हैं, इसीलिए ये जो लोग थे ये इनसे, मतलब ये लोग इनसे खुश नहीं थे, ये लोग इनसे खुश नहीं थे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि ये लोग ज़्यादा करें। और दूसरा रीज़न क्या था कि कांग्रेस जो पार्टी थी उनको इनका डिमांड पसंद नहीं थी, इनकी मूवमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि ये लोग जो थे ये हमेशा चीज़ों को वायलेंट बना देते थे, ठीक है, इनके जो अपने हथकंडे होते थे हमेशा वायलेंस की तरफ होते थे। तो इनको कितना भी समझा लो ये समझते नहीं थे, कहीं ना कहीं आके वायलेंस उठा लेते थे। तो इस चीज़ से भी गांधी जी डरते थे, कांग्रेस पार्टी डरती थी कि कहीं ना कहीं रुक के वायलेंस ना उठा ले वापस, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए पुअर पीजेंट से जो कांग्रेस है वो इतनी ज़्यादा घुली मिली नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करा था। और इनका मकसद क्या था करने का, टैक्सेस नहीं पे करना। बेसिकली टैक्सेस तो दोनों का ही मकसद था, उनको ब्रिटिशर्स को नहीं पे करना और इनको लैंडलॉर्ड्स को पे नहीं करना, ठीक है।
ठीक है, तो ये था अपने पार्टिसिपेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कंट्री साइड का देखा अपन ने, कौन, रिच फार्मर्स और पुअर पीजेंट्स। अब अपन देखेंगे कि जो कंट्री साइड नहीं था बट मेन जो इंडिया था, जो सिटी साइड था, बेसिकली जो सिटी की जो प्लेस थी, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी वो भी दो सेक्टर में डिवाइडेड है। अब वो दो सेक्टर कौन है? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल ओनर्स, ठीक है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल, जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, धंधे वंदे वाले लोग, तो वो इंडस्ट्रियल ओनर्स, और सेकेंडली वो वर्कर्स जो कि इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो हम इन दोनों की पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों आए थे, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल ओनर्स की बात करें तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा जो वर्ल्ड था उसमें बहुत मंदी चल रही थी, खासकर जो ब्रिटेन था, क्योंकि वो इन्वॉल्व था इन सब में, तो उसके देश के जो बिजनेसेस थे वो काफ़ी डाउन चले गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो वहाँ से जो चीज़ें इंडिया में आती थी वो काफ़ी बंद हो गई थी, कम हो गई थी। तो ऐसे टाइम पे जो इंडियन ओनर्स, इंडियन इंडस्ट्रियल्स थे, वो बहुत ऊपर हो गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट लोग यूज़ करने लगे थे, क्योंकि वहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, ज़्यादा अच्छी बिजनेस नहीं होती थी। तो इस वजह से इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए थे उस टाइम। अब हुआ ये कि फिर तो सब कुछ ठीक हो गया, अब वापस से चीज़ें आने लग गई। तो इनको ब्रिटिशर्स से बहुत प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स पहली बात तो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ खुले, या इंडियन पीपल एजुकेटेड हो, या इंडियन पीपल में दिमाग आए, वो लोग बिज़नेस करने लगे, वो लोग नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये, क्योंकि सबसे पहली बात तो इंडस्ट्रीज़ से अगर देखा जाए तो अगर इंडस्ट्रीज़ खुलने लग गई तो फिर उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जैम ही है, तो जैम अगर ब्रिटेन भी बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है, और हम जैम इंडिया के कंपनी का खाने लग जाए तो उनको लॉसेस है ना। तो इस वजह से जो है वो कोई इतनी खुश नहीं थी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उन लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी होती थी जो इन लोग को फ़ायदा नहीं देती थी, इन लोग को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती थी, ज़्यादा बिजनेस नहीं करने देती थी। ऐसी ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनाती थी। क्यों बनाती थी? ताकि इन लोग को किसी तरह लॉसेस झेलने पड़े और हमारा बिजनेस चलता रहे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इन लोगों को, इंडस्ट्रियल ओनर्स को, जो ब्रिटेन के साथ थी, वो क्या थी? उनकी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस उनको नहीं पसंद थी, ठीक है, क्योंकि वो उनके हित में नहीं होती थी। सेकेंड रीज़न क्या था? सेकेंड रीज़न अगेन, उनका जो माल आता था वो कंपैरेटिवली सस्ता होता था, इंडियन प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली अच्छा होता था। तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो अपनी मशीनों से बना रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो जो है ये सस्ता बना लेते, सब कुछ कर लेते। तो उनके प्रोडक्ट से इनका लॉस और हो रहा है, क्योंकि लोग कहाँ जाएंगे? लोगों को क्या पड़ी है कि हमारे देश की प्रोडक्ट है? आज भी देख लो, लोगों को क्या पड़ी है कि हमारे देश की प्रोडक्ट है? लोगों को पड़ी है कि क्या सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो लोग वही लेंगे। तो इस वजह से भी मतलब ये लोग जो थे इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो इसीलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया, ताकि पहली बात तो इन पॉलिसीज़, ये जो रूड पॉलिसीज़ हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं इनको बिजनेस करने से, उन पॉलिसीज़ से लड़ सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया से चली गई तो उनका बिजनेस भी चला जाएगा, काफ़ी बिजनेस चला जाएगा। तो इसके बाद इनको मौका मिलेगा कहाँ पे? इंडिया में पैर जमाने का। तो ये चीज़, इनका ये गोल था, इसलिए ये लोग इसलिए लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया, ठीक है। अब हुआ ये कि अब इनके जो वर्कर, अब अगेन ये लोग रिच लोग हैं, ये लोग अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो ये लोग क्या करते थे? कांग्रेस को फंड करते थे, कांग्रेस को पैसे आते थे इन लोगों से। तो इन लोगों से तो सिंपैथी बनानी ज़रूरी है कांग्रेस को। अब द थिंग वॉज कि अब अगर हम उन लोगों की बात करें, मैंने बोला दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या ये भी सिटी साइड की अगर हम बात करें वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड। सबसे पहले हमने बात करी इंडस्ट्रीज़ की। अब हम बात करेंगे कि उस इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते थे, वर्कर्स ने इतना कभी एक्टिवनेस दिखाई नहीं, ठीक है, बट कहीं कहीं मतलब कुछ जगहों के वर्कर्स ने बहुत एक्टिवनेस दिखाई। तो अब इन लोगों की डिमांड्स अगेन, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड्स थे और जो इनके अंदर काम करते थे, इनके डिमांड्स कॉन्ट्राडिक्टिंग थे। मतलब इनका तो चलो ठीक है, बट इनका डिमांड इनके लिए कॉन्ट्राडिक्टिंग था। उसी तरीके से यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके तो अपने डिमांड्स हैं, बट जो वर्कर्स हैं उनके डिमांड्स अगेन किससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? अपने इंडस्ट्रियल ओनर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब उनके डिमांड्स कैसे होंगे कि हमें कम से कम काम कराओ, हमसे ज़्यादा वेजेस दो। अब मैं एक कंपनी ओन करती हूँ और मेरे पास मान लो 3, 4, 10 वर्कर्स हैं, अब मैं उनको 50-50 हज़ार दे रही हूँ। अब वो मेरे को सडनली, अब वो उनकी तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि वो ज़्यादा मिले, लेकिन अब वो अगर 70-70 हज़ार डिमांड कर रहे हैं मेरे से अपनी सैलरी, तो किसको प्रॉब्लम होगी? मुझको। मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं है कि मैं उनको 70-70 हज़ार दूँ। मेरे लिए क्या सही है कि मैं उनको कम से कम दूँ, और वो क्या चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो ये जो चीज़ थी, इसकी वजह से अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनकी डिमांड्स में कॉन्फ्लिक्ट थी।
ठीक है। और इस वजह से कांग्रेस वर्कर्स को भी इतना सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर हमने वर्कर्स को सपोर्ट किया तो हमारे किसके साथ रिलेशंस बिगड़ जाएंगे, इंडस्ट्रियल ओनर्स के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। और एक बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उनका जो विश्वास था बेसिकली, उनका जो मोटिवेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, वो तब ख़त्म हो गया था जब गांधी जी ने रीलॉन्च किया था। रीलॉन्च क्या बोले हम, तब ख़त्म हो गया था जब गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था पहली बार जब मूवमेंट को। उन्होंने बोला हमें तो अपने बिजनेस से मतलब है, हमको तो किसी तरह ब्रिटिशर्स को बाहर ले जाना है, हमारा धंधा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये है कि मूवमेंट करते हैं और फिर कॉल ऑफ कर लेते हैं, मूवमेंट करते हैं कॉल ऑफ कर लेते हैं। हम उनके बहुत सारे पैसे भी जा रहे थे इन सब में, तो उनका जो मोटिवेशन था एक तरीके से वो बहुत कम हो गया था, उनका जो ट्रस्ट था ये मूवमेंट्स पे वो बहुत ही कम हो गया था। क्यों? जब गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था तब। ठीक है, तो इतना लिख लो। मैंने मिटा दिया लेकिन अपन सेम ही हेडिंग के अंदर चल रहे हैं। ठीक है,
एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई, यहाँ पे 1927 में यही इंडस्ट्रियल ओनर्स ने FICCI भी बनाई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, लिखवा दूँ? ठीक है, तो ये 4 लोगों के बारे में, 4 सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने रिच फार्मर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, और सेकेंड अपन ने पुअर पीजेंट्स, और थर्ड अपना इंडस्ट्रियल ओनर्स, और फोर्थ अपना इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो अपन ये चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो 5वां मेजर सेक्टर है वो है वुमेन। ठीक है, अपन को वुमेन के बारे में लिखना, और वुमेन बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे वुमेन का एक बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन देखा गया था, और ये मूवमेंट भी काफ़ी बड़ा था। तो इसमें वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था? सबसे पहले तो
कि जो वुमेन्स थी बेसिकली वो दोनों सेक्टर में थी, मतलब कि अगर अपन कंट्री साइड की बात करें तो वहाँ पे भी जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनकी वाइफ्स हो गई या उनकी डॉटर्स हो गई तो उन्होंने भी पार्ट लिया था। और अगर आप सिटी की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, तो वहाँ पे भी जो बड़े बड़े लोग थे उनकी वाइफ्स और उनके डॉटर्स ने अच्छे से पार्ट लिया था इन सारी चीज़ों में, ठीक है। अब नाउ इवन वो लोग जेल्स में भी गई थी, ठीक है, जेल्स वेल्स में भी गई थी। जो गांधी जी थे, अगर हम उनके व्यू की बात करें तो गांधी जी वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा ठीक है अब वुमेन्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं हमारे मूवमेंट में। बट द थिंग वॉज गांधी जी स्टिल बिलीव कि वुमेन का जो वुमेन को ठीक है इसमें पार्ट लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनको अपना घर भी संभालने आना चाहिए, ठीक है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी आनी चाहिए। फोर्थ, अगर ठीक है हमने एक अपलिफ्टमेंट देखी, क्योंकि इससे पहले वुमेन का इतना बड़ा रोल नहीं था, हमने एक अपलिफ्टमेंट देखी कि ठीक है वुमेन्स आर वर्किंग, वुमेन्स ने पार्ट लिया। बट द थिंग वॉज इट वॉज अ सिम्बॉलिक प्रेजेंस। सिम्बॉलिक प्रेजेंस मतलब कि हाँ ठीक है सारी सोसाइटी को पार्ट लेना चाहिए, इसलिए हमने वुमेन्स को भी इंक्लूड कर लिया। बट ऐसा नहीं था कि पार्टी में भी वुमेन्स की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। जितने भी बड़े पोस्ट हो गई है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीपल हो गए, उसमें कभी वुमेन नहीं आ पाई, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पद थे उसमें कभी वुमेन्स नहीं आ पाई। इसलिए इसको बोलते हैं इट वॉज जस्ट अ सिम्बॉलिक प्रेजेंस, मतलब कि सिर्फ नाम के लिए कि हाँ हमें सारे पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करना था, इसलिए हमने वुमेन्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। बट द थिंग वॉज उतनी रिस्पेक्ट अभी वुमेन को नहीं मिली थी।
ठीक है, तो ये पार्टिसिपेशन ख़त्म। यहाँ पे अपन ने देख लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पाँचों मतलब 5 ग्रुप्स देख लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस की, क्यों जो सिविल डिसोबीडियंस थी वो अपने गोल्स तक नहीं पहुँच पाया, उसको अपनी सक्सेस हासिल नहीं हुई वो। अब इसमें ना अपन जो मेन रीज़न है कि क्यों नहीं हो पाया, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो है कि बहुत डिफरेंसेस थे। ठीक है, जो लोग पार्ट ले रहे थे उनके बीच में अंतर्गत बहुत डिफरेंसेस थे। तो जब अंदर ही लड़ाई हो रही है तो तुम दूसरी लड़ाई कैसे जीतोगे, तो वो वाली चीज़ थी। नॉन कोऑपरेशन में जो एक चीज़ बहुत अच्छी थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा मिले हुए लोग थे, जैसे मुस्लिम और हिंदूज़ की भी बात करें तो बहुत यूनिटी थी उनमें। लेकिन इस बार अपन देखेंगे कि यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस है लोगों के बीच में। अब ये डिफरेंसेस 2 तरह की हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंसेस थे किस बेसिस पे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बेसिस पे। किसके मतलब दलित्स और ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण्स और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बीच में, और जो नीचे के थोड़े लोग थे जो दलित्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस के कारण सबसे पहले बड़ी ये प्रॉब्लम आई थी। मतलब ये एक लिमिटेशन है सिविल डिसोबीडियंस की कि इनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं। सेकेंड जो रिश्ते नहीं अच्छे थे वो थे मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में। ठीक है, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में तकरार आ चुकी थी, मतलब अब लोग ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे। अब उन लोग अब अच्छा ऐसी प्रॉब्लम क्यों थी, अभी ऐसी प्रॉब्लम क्यों थी, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी क्यों थी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अभी ये शुरुआत थी। ठीक है, मतलब मूवमेंट वो जस्ट स्टार्टेड कि हाँ इंडिपेंडेंस मिलेगी, लेकिन अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को लग रहा था कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो अब लोगों को प्रॉब्लम थी कि इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा। इंडिया को रिप्रेजेंट मतलब कि अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कौन बनेगा। ठीक है, किसको लोग सपोर्ट करेंगे। तो अब मुस्लिम चाहते थे कि उनका जो बंदा है वो आए, और हिंदूज चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो आए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी बेसिकली इलेक्शन, अभी इंडिपेंडेंस मिली नहीं है, बट इन्होंने सोचा कि इंडिपेंडेंस के बाद किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इस वजह से जो मेन प्रॉब्लम थी लोगों के बीच में वो अराइज हुई। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि दलित्स के बीच में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, सो नाउ कांग्रेस मेंबर्स जो थे वो दलित्स को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो छोटे लोग हैं। नहीं, द थिंग वाज कि जो मेन लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स डोमिनेटेड थी, उसमें बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स थे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे कुल के लोग थे। तो उनको लग रहा था कि अगर हमने दलित्स को इन्वॉल्व कर लिया हमारी पार्टी में तो ये जो लोग हैं वो शायद हमसे ऑफेंड हो जाएंगे और वो चले जाएंगे। तो ये डर था किसका, कांग्रेस मेंबर्स का। लेकिन जो गांधी जी थे उनका अलग ओपिनियन था। उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने मतलब ये लाइन लिखी हुई है वैसे की वैसी कि अगर हम दलित्स को छोड़ देते हैं, अगर हम इस तरह के डिवीज़न अपने आप में रखते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस मिलने में अभी बहुत साल लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये डिफरेंस छोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि हमें दलित्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दलित्स को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए दलित्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन हुए। बट द थिंग वॉज स्टिल देयर वाज डिफरेंसेस। ठीक है, महात्मा गांधी का व्यू था लेकिन दूसरे मेंबर्स उनका, तो वो थोड़ी अपनी सोच बदल लेंगे इस चीज़ से। तो ये प्रॉब्लम आई। अब अगेन ये जो दलित थे, जैसे दलित के जो लीडर थे बेसिकली जो इनको लीड कर रहे थे वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। अब B.R. अम्बेडकर ने बोला कि हमें हमारी जो पहचान है, हमें हमारी जो आइडेंटिटी है वो इस देश में कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए हमको सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए। सेपरेट इलेक्ट्रेट मतलब कि हमको सेपरेट इलेक्शन दे दो। मतलब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब अलग हो गया, इंडिया से अलग हो गया, तो वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे एक मुस्लिम बंदा ही चुना जाएगा। ठीक है, उनके लोग ही चुने जाएंगे। वैसा कौन चाहता था, B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि हमारी जगह अलग कर दो तुम, और हम उस जगह पे हम ही इलेक्ट होंगे, और जब हम पावर में आ जाएंगे तब हमें हमारी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ऐसा किसने बोला, B.R. अम्बेडकर ने बोला। जो गांधी जी थे उन्होंने बोला मैं अनशन रख दूंगा, मैं अपनी मौत तक कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस तरह के डिफरेंसेस, हम इस तरह के डिविजन्स करने लगेंगे तो इंडिया बचेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं। ठीक है, हम एक तो रिलीजियस डिवीजन्स है, और अगर हम रिलीजन में जाएं तो उसके अंदर कितने डिवीजन्स हैं। तो उन्होंने बोला अगर इस तरीके से हम डिवीजन करने लगेंगे देश का तो फिर देश बचेगा नहीं। तो गांधी जी ने ये नहीं माना, और इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने बोला मतलब कि चलो ठीक है, हम तुम्हें सेपरेट जगह तो नहीं दे रहे, सेपरेट इलेक्शन तो नहीं दे रहे, पर हम क्या करते हैं, तुम्हारी सीट्स रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम क्या करेंगे, तुम्हें रिजर्व सीट दे देंगे, मतलब तुम्हारे
जो भी दलित जो है उनको रिजर्व सीट मिलेगी हर पावरफुल चीज़ में, हर मतलब बड़ी बड़ी जितने भी अपनी सीट्स हैं वहाँ पे इनके लिए रिजर्वेशंस होगी। ऐसा किसने बोला? गांधी जी ने। और यही क्या है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट बस यही है, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो ये बात हुई कि हाँ ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद हाँ तुमको रिजर्व सीट्स दी जाएगी, वही क्या है? पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये क्या बात थी? ये हो गई किसकी बात? दलित्स और अपनी कांग्रेस पार्टी की बात, कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी। अब जो दूसरी मेन प्रॉब्लम थी वो किनके बीच में थी? मुस्लिम्स और हिंदूज़। अब नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम बहुत साथ में थे, यूनिटी के साथ लड़ रहे थे, पर सिविल डिसोबीडियंस की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जो हिंदू मुस्लिम है उन्होंने अपनी यूनिटी खो दी थी। क्यों खो दी थी? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन के बाद जो है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, अपनी अपनी बेसिकली ग्रुप्स बनने लगे। जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू महासभा बन गया, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग बन गई। तो अब हुआ क्या कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो दे वर जस्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस पार्टी। उन्होंने सोचा कि हम साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस आते आते इनको क्या लगने लगा कि नाउ हम क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। ये राष्ट्र किसका है? हिंदू का है। ये देश किसका है? हिंदुओं का है। हमें क्यों जीतना है? क्योंकि हिंदुओं को आज़ादी मिलेगी। क्योंकि पार्टी का नाम हो गया था, मतलब उस ग्रुप का नाम हो गया था हिंदू महासभा। सेम मुस्लिम्स के साथ भी हुआ। उस जगह का मतलब उस ग्रुप का क्या नाम हो गया? मुस्लिम लीग हो गया। दे वर मोर अबाउट रिलीजन एंड नॉट अबाउट नेशन। ठीक है, और इस वजह से जो है अब इनमें डिविजन्स आ गई। और इनको सबसे बड़ी डर किस बात की थी कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी तो कौन बंदा हेड पे बैठेगा? क्या मुस्लिम्स में से बैठेगा या फिर क्या बोलते हैं हिंदू में से बैठेगा? इसीलिए अगेन जो मुस्लिम पीपल थे उन्होंने क्या बोला कि हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। जो अभी BR अम्बेडकर ने मांगा था वही किसने मांगा? मुस्लिम्स ने मांगा कि हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हम अपना अलग रहेंगे। ठीक है, इस पर बहुत डिबेट हुआ। सबसे पहले तो मनाही होगी कि नहीं, तुम्हें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगेन रीज़न वॉज कि इस तरह से तो पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा अगर हम इस तरह से चीज़ों को बांटने लगे तो सब बहुत डिबेट्स हुई और फाइनली क्या हुआ कि गांधी जी ने बोला मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला कि चलो ठीक है इनको अलग इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा। तो क्योंकि मुस्लिम की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी तो ये चीज़ रुक नहीं पाई। ठीक है, लेकिन गांधी जी इसके फेवर में भी नहीं थे कि हिंदू और मुस्लिम्स के लिए ये डिवीज़न होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया अलग होना चाहिए। ये कभी भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया के फेवर में नहीं था। ठीक है, तो इतना लिख लो। तो यही मेन 2 लिमिटेशंस थी। ठीक है, ये 2 जो रिलेशन में प्रॉब्लम थी ये।
कि अगली क्लास में मैं वो मतलब मुस्लिम्स और हिंदूज़ को लिखवा दूँगी।